हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। और आज मैं आपके साथ वेस्ट बंगाल एसएससी टीचर भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है मैं यहाँ पे आपके सिलेबस में लगा हुआ हिंदी सब्जेक्ट का जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आई हूँ। तो आपके सिलेबस में लगा हुआ है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ना। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जो है आपको पढ़ना है। तो आइए हम पढ़ते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। तो यहाँ देखिए, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहला क्या है, ऐतिहासिकता का अभाव है। क्या है? ऐतिहासिकता का अभाव है यहाँ पे ना। तो ऐतिहासिकता का अभाव में यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आदिकाल में प्रमुख रचनाएं की गई है ना, तो उस उनमें जो है क्या है, ऐतिहासिकता बहुत कम मात्रा में हमें दिखाई देते हैं ना। इन ग्रंथों में तथ्य बहुत कम है ना, और कल्पना का जो है अधिक सहारा लिया गया है ना। इन ग्रंथों के रचयिता ने जो वर्णन किया है वो जो है इतिहास से मेल नहीं खाते है ना। जो चाहे वो घटना हो या फिर उन चरित्रों का नाम हो है ना, या फिर तिथियों का जो विवरण है, तो जो भी रासो काव्य में लिखा गया है वो जो है इतिहास के सम्मत नहीं है ना, इतिहास के अनुकूल नहीं है। इनमें जो है क्या है, ऐतिहासिक तथ्य और सत्य का उद्घाटन बहुत ही कम मात्रा में है। इनमें ज़्यादातर क्या है, कल्पना का सहारा लिया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें आदिकाल में जो रासो ग्रंथ थे उनमें ऐतिहासिकता का अभाव था ना। आगे दूसरा देखिए, युद्ध वर्णन में सजीवता है ना। युद्ध वर्णन में सजीवता, तो युद्ध वर्णन में सजीवता, यहाँ पे जो भी रासो ग्रंथ में युद्ध वर्णन दिया गया है, लिखा गया है या रचना किया गया है, तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध वर्णन के जो प्रसंग है, तो ऐसा हमें पढ़कर प्रतीत होता है कि जैसे कभी जो है अपनी आंखों देखा हाल यहाँ पे सुनाए आंखों देखा हाल सुना रहा हो ना। इस तरह से हमें वो पढ़कर लग रहा है। तो इस तरह से रचना किया गया है कि सच में लग रहा है कि क्या है, युद्ध वर्णन का वहाँ पे युद्ध का वर्णन किया गया हो ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रासो जो आदिकाल में जो भी रचनाएं की गई, तो उनमें क्या था, युद्ध वर्णन जो होते थे ना, तो युद्ध वर्णन में जो है उनकी वास्तविक अनुभूति थी, जैसे कवि ने देखा हो वैसा ही उन्होंने जो है उस ग्रंथ में उन्होंने लिख दिया। इस तरह से दूसरा क्या था, युद्ध वर्णन में सजीवता था। आगे देखिए, संकुचित राष्ट्रीयता ना। तो संकुचित राष्ट्रीयता, तो आदिकाल में जो है उस काल में क्या था, वीरता का वर्णन क्या हुआ, वीरता का वर्णन बहुत हुआ है ना। और लेकिन इसमें क्या था, अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति होती है ना, राष्ट्रीयता होता है, वो बहुत उसमें उसकी भावना बहुत कम थी। इन ग्रंथों में उनकी भावना बहुत कम थी, क्योंकि उस समय क्या था, हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और अपने छोटे छोटे राज्यों में सब लोग क्या करते थे, आपस में अपने छोटे छोटे राज्यों को बचाने के लिए आपस में ही क्या करते थे, लड़ाई करते रहते थे ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना बहुत उस समय कम थी ना। राष्ट्रीयता की भावना एक तरह से कह सकते हैं कि संकुचित थी, है ना। अच्छा, चौथा यहाँ देखिए, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है ना। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, तो जो रासो आदिकाल में जो रासो ग्रंथ रचे गए, तो जो उनके रचयिता होते थे उन्हें चारण कहे जाते थे, क्योंकि वे अपने आश्रयदाताओं के यहाँ, अपने राजा के यहाँ रह कर जो है वहाँ पे राजा की प्रशंसा करते थे, और राजा की प्रशंसा में काव्य लिखते थे, रचना करते थे ना। तो वे इसी को अपना परम कर्तव्य मानते थे, है ना। दरबारी कवि होने के कारण वे अपने जो है अपने चरित्र नायक जो होता था उनका वीरता का गुणगान करते थे, शौर्य का गुणगान करते थे ना। तो ये उनके उस समय के जो है ग्रंथों की प्रमुख विशेषता थी ना। तो इस तरह से बोल सकते हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा वे लोग अपने ग्रंथों में किया करते थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे पाँचों नंबर में क्या है, प्रामाणिकता में संदेह ना। प्रामाणिकता में संदेह, आदिकाल के जितने भी रासो काव्य की रचना की गई हैं, तो वे क्या मानी गई, अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने खुद माना है कि, आचार्य शुक्ल ने कहा है ना कि इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं है, कि यह पूरा ग्रंथ क्या है, वास्तव में जाली है। किसके बारे में, मतलब आदिकाल में जो रासो काव्य लिखा गया उनके बारे में वे कहते हैं ना कि इनकी प्रामाणिकता में क्या है, बहुत संदेह देखा जाता है ना। तो ये हो गया आपका छठा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, प्रामाणिकता में संदेह। आगे देखिए छठा पॉइंट, कल्पना की प्रचुरता। तो आदिकाल में जो भी रचनाएं की गई ना, तो उनमें क्या था, वे तथ्य परक नहीं थी, वे ऐतिहासिक नहीं थी ना, वे कल्पना प्रधान थी। क्या थी,
कवि जो है कल्पना का सहारा लेते हुए घटना, नामावली, तिथि का वर्णन करते थे, है ना। और रसो काव्यों में क्या करते थे, कल्पना पर अधिक बल देते, तथ्य पर कम बल देते थे। अपने आश्रयदाताओं की क्या करते थे, वीरता का काल्पनिक वर्णन करने लगते थे, अतिशयोक्ति का सहारा लेने लगते थे। इस तरह से जो है उस समय जो है कल्पना का बहुत सहारा लेकर ये रासो ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। तो रासो ग्रंथ में जो है सभी रसों का जो है समावेश हुआ है। इसमें वीर रस, श्रृंगार रस, हाँ, बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं। युद्ध का वर्णन है तो वीर रस को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर वहाँ पे वर्णन किया गया है। वीरों का मनोभाव, अदम्य उत्साह का वर्णन किया गया है रासो काव्य में। और पृथ्वीराज रासो में तो वीर रस का बहुत ही व्यापक वर्णन हुआ है ना। उन्होंने जब सुंदर राजकुमारी से विवाह करने के लिए तो वहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन हुआ। इस तरह से उस समय जो है वीर रस और श्रृंगार रस की बहुत ही प्रधानता देखने के लिए मिलती है। आगे देखिए, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग ना, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। तो आदिकालीन जो है ना, आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भी भाषा का प्रयोग किया गया वो आधुनिक हिंदी से बहुत ही अलग थी। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मूले जुले रूप का प्रयोग चारण कवि रासो ग्रंथ में किए हैं उसे ही क्या कहा गया, डिंगल भाषा कहा गया। क्या कहा गया, डिंगल भाषा कहा गया ना। और जो अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी उसे जो है पिंगल भाषा कहा गया ना। तो इस तरह से जो है उस समय डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब है अलंकारों का जो है प्रयोग ना, अलंकारों का स्वाभाविक समय। तो रासो साहित्य में अलंकारों का बहुत ही प्रयोग हुआ है, समावेश हुआ है। चारण कवियों ने जो है अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इन ग्रंथों में देखने के हमें मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, विविध छंदों का प्रयोग। इस रासो ग्रंथ में जो छंदों का भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत प्रयोग हुआ है ना। तो पृथ्वी रासो में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, छंदों का अजायबघर भी कहा जाता है ना पृथ्वी रासो को। इसमें जो है दोहा, गाथा, तोमर, टोटक, रोला इत्यादि जो है छंदों का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या थे, ये थे हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ना। अब मैं कुछ ये थे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में भी हम लोगों ने वर्णन किया। और इसी जो है आदिकाल के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं आदिकाल के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला नंबर यहाँ देखिए, आचार्य शुक्ल ने जो है आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है। तो ये इसका ऑप्शन देखिए क्या है, ए है 4, बी है 6 और सी है 8 और डी है 10। तो कितने प्रकरणों में आदिकाल को बांटा है, तो 4 प्रकरणों में बांटा है। कितने प्रकरणों में, 4 प्रकरण। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो ना का रचयिता, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है ना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है। यहाँ देखिए इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है अ नरपतिनाल, बी है जगनिक, सी है चंद्रवरदाई जी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई। कौन है, चंद्रवरदाई, है ना। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई जी है। कौन है, चंद्रवरदाई जी ना। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई जी है। आगे देखिए, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य कौन सा है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में ए है पृथ्वीराज रासो, बी है विशलदेव रासो, सी है संदेश रसक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य कौन सा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है, जो किसके द्वारा रचित है, अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके द्वारा, तो चंद्रवरदाई जी द्वारा रचित है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है। यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन है ए विशलदेव रासो, बी है परमाल रासो, सी है वर्ण रत्नाकर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है, विशलदेव रासो। कौन सा है, विशलदेव रासो। विशलदेव
रासों के रचयिता का नाम क्या है? नरपति नाल। ठीक है, आगे देखते हैं, चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। ये देखिए पांचवा प्रश्न है कि किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक और सुकी के द्वारा किया गया है ना। सुक और सुकी के द्वारा जो है किस रासो काव्य का वर्णन किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए नंबर में पृथ्वीराज रासो, बी में कीर्ति पताका है, सी में विशलदेव रासो है, डी में खुमान रासो है। तो सुक सुकी जो है कथा के सुक सुकी द्वारा जो है किस कथा का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है सुक सुकी के रूप में वर्णन किया गया। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए 6ठा नंबर में महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने जो है किस कवि को जो है हिंदी का पहला कवि माना है? ठीक है, हिंदी का पहला कवि कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार तो हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को माना है। किसको माना है? सरहपाद को माना है। शंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है और पुष्य दंत को राजा मुंज ने माना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है कथन है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन, इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए नंबर में जॉर्ज ग्रियर्सन, बी में मिश्र बंधु, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और डी में आचार्य शुक्ल हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर भाषा की ओर अधिक था। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न यहाँ देखिए क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? अब ये नामकरण से क्वेश्चन है, आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? तो मैंने सुबह ही ये इस पर शॉर्ट्स भी डाला था आदिकाल का नामकरण पे, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया? इसका ऑप्शन देखिए, अपभ्रंश काल, बी है संधि काल और चारण काल, सी सीधे सामंत काल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आदिकाल का नामकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल किया है। क्या किया है? संधि काल और चारण काल। सिद्ध सामंत काल किसने किया है? तो सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ लिखा गया है तो उसका विषय क्या है? ए में देखिए पुराण है, बी में प्रेम काव्य है, सी में भक्ति काव्य है और डी में क्या है? व्याकरण। तो क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वह क्या है? वो व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण कवि दामोदर जी द्वारा रचित है। ठीक है, आगे देखते हैं 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ना तो आचार्य शुक्ल ने जो है नाथों की संख्या कितनी मानी है ना? अपने बुक में हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने जो है नाथों की संख्या 9 मानी है। कितने? 9। और उन्होंने जो है तो वही बोले कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इसका ऑप्शन देखिए, ए में गोरखनाथ, बी में गोपीचंद, सी में चौरंगीनाथ और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ थे। कौन थे? गोरखनाथ। और गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मच्छेंद्रनाथ। कौन? मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं ना। आगे देखिए 11 नंबर में, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है, पहला है वर्ण रत्नाकर, बी नंबर में कीर्तिलता, सी नंबर में चर्यापद और डी नंबर में ज्ञानेश्वरी। तो मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर। आंसर क्या होगा? वर्ण रत्नाकर। अब देखिए 12 नंबर में चलते हैं। शुक्ल जी के अनुसार नाथों की संख्या है कितनी है? नाथों की संख्या अभी मैंने बताया था जस्ट, तो कितनी है? ऑप्शन देखिए, ए में 10 है, बी में 9 है, सी में 8 है और डी में 7 है। तो शुक्ल जी के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी? 9 ना। आगे चलते हैं। आगे देखिए, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है ना। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन क्या है? इसका ए नंबर में ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति की। किसकी? विद्यापति की। जिन्हें विद्यापति को और किन नाम से जाना जाता है? जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है देखिए यहाँ पे, इसका क्वेश्चन क्या है? यहाँ देखिए क्वेश्चन है ना कि दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है
दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है, अपभ्रंश का। किसका सही आंसर क्या होगा, दोहा मूलतः जो है किस भाषा का छंद है, अपभ्रंश भाषा का छंद है। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर में चलते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का कथन यह किसके संदर्भ में है ना। आचार्य शुक्ल ने जो है किस कवि के संबंध में ये बात कहा है ना। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन देखिए, ए नंबर में बिहारी, बी में विद्यापति है, सी में मोतीराम और डी में भिखारीदास है। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, आचार्य शुक्ल ने यह जो है विद्यापति के संबंध में कहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एवरीवन।